Hello, good morning to all of you. Hello, good morning to all of you. आवाज आ रही है? Yes, no. आवाज आ रही है? Yes, no. ठीक है, ठीक है. स्क्रीन दिख रही है? Yes, no. स्क्रीन ठीक है, चलेगा. डन. तो नेक्स्ट चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज. नेक्स्ट चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज. तो सीक्वेंस सीरीज हम लोग जो है ना चैप्टर 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं. तो पहले पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड सीक्वेंस, जिसके अंदर आता है एपी, जीपी, एचपी और एजीपी. ये इंपॉर्टेंट है एपी और जीपी फॉर जेई में. जेई एडवांस तो कुछ भी चल रहा होगा. फिर सेकंड पार्ट में आता है एएमजीएम इनइक्वालिटी, एएमजीएम इनइक्वालिटी. और थर्ड पार्ट में आएगा सीरीज. तो उसमें अपन चार टाइप्स देखेंगे. चार टाइप्स देखेंगे. चार टाइप्स के अपने अपने फंडे हैं और कुछ बीच में फॉर्मूलेज वगैरह भी है. फॉर्मूलेज है सिग्मा एन, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब का. ठीक है. तो सीक्वेंस एंड सीरीज. तो क्या होता है सीक्वेंस एंड सीरीज? तो सीक्वेंस के सेट ऑफ टर्म्स की कुछ एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. और वो टर्म्स एल्जेब्रिक हो सकते हैं
इमेजिनरी हो सकते हैं, रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें एक पैटर्न है 1 1 ऐड कर दो या उनका डिफरेंस 1 1 है। तो अगर मैं इसको जनरल टर्म लिखना चाहूंगा तो n होगा। जनरल टर्म क्या बताता है कि तुम उसकी पोजीशन रखो तो वो टर्म मिलेगा। तो n को अगर 1 रखूंगा तो 1 मिल जाएगा, n को 2 रखूंगा तो 2 मिल जाएगा, n को 3 रखूंगा तो 3 मिल जाएगा। नेक्स्ट 1 2 4 8 16, तो इसमें स्पेशल पैटर्न क्या है, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आगे जाके पता चलेगा ये एपी है और ये जीपी है। फिर एल्जेब्रिक एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डॉट डॉट डॉट, तो इसमें क्या हो रहा है, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट अगर इसका जनरल टर्म लिखना चाहता हूँ एक्स रेस टू एन, तो ऑलवेज चेक द पोजीशन, अगर ये सेकंड वाली में जनरल टर्म लिखेंगे तो 2 रेस टू एन माइनस 1 आएगा। तो गलती से 2 रेस टू एन मत लिख देना, क्योंकि अगर 2 रेस टू एन लिखा तो एन, अगर 1 रखा तो 2 आना चाहिए, पर फर्स्ट टर्म तो 1 है तो एक पीछे हो गया, तो ये 2 रेस टू एन माइनस 1, तो शिफ्टिंग हो गई तो एन माइनस 1। नेक्स्ट 1 4 9 16 25, तो ये क्या बता रहा है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यानी पोजीशन का स्क्वायर एन स्क्वायर। फिर नेक्स्ट 0 7 26 63 124 डॉट डॉट डॉट, ये क्या बता रहा है, 1 क्यू माइनस 1 2 क्यू माइनस 1 3 क्यू माइनस 1 4 क्यू माइनस 1 5 क्यू माइनस 1, तो ये बता रहा है। ठीक है, तो ये जनरल टर्म हो जाएगा इसका एन क्यू माइनस 1, तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस। पर हम हर पैटर्न का सीक्वेंस नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल सीक्वेंस पढ़ते हैं। तो स्पेशल सीक्वेंस पे थ्योरी डेवलप करते हैं, तो उसमें से आती है एपी जीपी एचपी और एजीपी। नेक्स्ट है, अगर मान लो 2 और 4 दिया है और ये 2 और 4 दिया है, तो अब इसका पैटर्न कैसे देखें। तो दो टर्म में पैटर्न समझ में नहीं आता, कोई बोलेगा कि ये +2 है, कोई बोलेगा इंटू 2 है। तो अगर +2 बोला तो अगला टर्म 6 होगा, इंटू 2 बोला तो अगला टर्म 8 होगा। तो सीक्वेंस बदल जा रही है। तो फिर तो दो टर्म से कभी भी सिर्फ दो टर्म से अपने को कभी पैटर्न पता नहीं चलता, तो कम से कम 3 टर्म चाहिए। कभी कभी 3 टर्म्स भी कम पड़ते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे कुछ ऐसा पैटर्न भी ऑब्जर्व कर लेते हैं कि 3 टर्म्स में भी दोनों के लिए अलग आ रहा हो, 3 टर्म्स में भी दोनों के लिए अलग आ रहा हो, तो ऐसा भी पॉसिबल है। पर अपना जेई मेन एडवांस में 3 टर्म्स पे काम हो जाता है, मोर देन 90% अपना 3 टर्म्स पे काम हो जाता है। तो इसलिए कम से कम 3 टर्म्स चाहिए ही चाहिए। तो कभी भी सीक्वेंस में एक पैटर्न फॉलो करने के लिए 3 टर्म चाहिए। और टू बी ऑन सेफर साइड, बच्चे क्या है, सिली मिस्टेक करते हैं। देखो, यू शुड अंडरस्टैंड द सीरियसनेस, ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है कि ठीक है लास्ट ओवर में शॉट मार के देखता है, चला गया तो ठीक है जीत जाएंगे, नहीं गया तो ठीक है हार जाएंगे, और क्या, टफ टाइम था। पर यहाँ पर कैसा है ना, कैरियर अटका हुआ है पूरा। तो यहाँ पे कैरियर अटका हुआ है, तो यहाँ पे वी हैव टू टेक वेरी सीरियसली। और सीरियस भी ऐसा नहीं, इतना सीरियस भी नहीं कि तुमने अपनी नींद कोई 3 घंटे की कर दी, कोई 4 घंटे की नींद कर दी। सीरियसनेस मतलब कि जो तुम्हारा मान लो कैजुअल एटीट्यूड है, बस उतना शो मत करो, तो भी काम हो जाता। तो यहाँ पे सीरियसनेस से मेरा क्या मतलब है ना, कई बार क्या होता है, बच्चे जनरल टर्म निकालते हैं और वो फर्स्ट टर्म पे चेक कर लेते हैं और उनको लगता है कि फर्स्ट टर्म पे काम कर रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है, बच्चा कभी भी जब जनरल टर्म लिखता है ना, तो फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व देखकर ही लिखता है। तो फर्स्ट टर्म को देख के लिखता है, तो वो फर्स्ट टर्म के लिए सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। फर्स्ट टर्म को देख के लिखता है तो फर्स्ट टर्म को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। लेकिन वो सेकंड टर्म पे कभी कभी काम नहीं करता। तो बच्चे क्या करते हैं कि जनरल टर्म लिखा और फर्स्ट टर्म के लिए चेक किया और आगे पढ़ गए, पर ये गलत है। कभी भी तुम अपना जनरल टर्म लिख रहे हो ना, तो उसको कम से कम 2 के लिए तो चेक करो। वैसे टू बी ऑन सेफर साइड कम से कम 3 के लिए चेक करना चाहिए वो जनरल टर्म को। तो उससे क्या होता है, वैलिडेट हो जाता है कि तुमने जो जनरल टर्म अज्यूम की है वो जनरल टर्म 3 पे वैलिड है, तो मतलब सब पे भी वैलिड होगी। नेक्स्ट है, तुम्हें कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में ऐसा मिलेगा ये सीक्वेंस, तो ये एक लिखने का तरीका है। तो यहाँ पे 1 रख दो, A1 2 A3, तो ये क्या हो गया, सीक्वेंस हो जाएंगे।
तो ये एक लिखने का तरीका है, शॉर्ट नोटेशन है कि दिस इज अ सीक्वेंस। नेक्स्ट है, तो अब अपन हर तरह के सीक्वेंस और हर तरह के पैटर्न्स तो नहीं पढ़ सकते, तो अपन क्या कर रहे हैं, कुछ कॉमन सीक्वेंस पे स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें से जैसे एक हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो एपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी, और अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी एजीपी। अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो होता क्या है, ये एपी और जीपी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जेई मेन के जो पेपर एनालिसिस किए ना, उसमें भी मैंने बहुत देखा है कि एपी और जीपी पे बहुत क्वेश्चन है। एंड इवन मैंने करीब 32 पेपर्स एनालाइज किए हैं। तो 2019 के 16 पेपर और 2020 के 16 पेपर, तो मैंने ऐसे 32 पेपर एनालाइज किए हैं, और हर पेपर में एपी और जीपी में से एक ना एक है। हर पेपर में एपी और जीपी में से एक ना एक है। और उसमें भी अगर तुम देखोगे तो ज्यादातर जो है एपी का जनरल टर्म, जीपी का एपी का जनरल टर्म, जीपी का जनरल टर्म, और सम ऑफ एन टर्म्स, ये बहुत मिलेगा। तो क्वेश्चन सिर्फ इनके आसपास ही घूम रहे हैं। बाकी आगे अपन इतना सब कुछ पढ़ते हैं, वो सब पे है ही नहीं क्वेश्चन, पर एक्चुअली अपन जो पढ़ते हैं वो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। तो मुझे ये समझाना है, पहली चीज तो ये समझाना है कि एपी का जनरल टर्म और जीपी का जनरल टर्म, और एपी का सम ऑफ एन टर्म्स, और जीपी का सम ऑफ एन टर्म्स, और वो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, खैर वो इसी में आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है एक। दूसरा मुझे ये समझाना है, कभी भी ध्यान में रखो कि जो चैप्टर्स होते हैं, तो जैसे मैथ्स के जो चैप्टर्स हैं, तो कभी भी ध्यान में रखो कि चैप्टर का जो शुरू का 25% है ना, चैप्टर को पूरा कभी मत छोड़ो। अगर तुम्हें चैप्टर का शुरू का 25% पार्ट भी आता है ना, तब भी पॉसिबल है कि तुम जेई मेन का क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो। तो कभी भी ना मैथ्स का चैप्टर है ना ऐसे खाली मत छोड़ो। तो बच्चे क्या करते हैं लास्ट मोमेंट पे कि अरे यार ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो ये चैप्टर नहीं करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब क्या दिया क्यों है फिर उसको सिलेबस में भाई, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन कहीं से भी आके लेके जाएगा। तो और मैंने देखा है कई स्टूडेंट के साथ, एक स्टूडेंट था, उसने केमिस्ट्री के कुछ ऐसे चैप्टर छोड़े और वही चैप्टर के 3-4 क्वेश्चन आ गए। तो 2-3 चैप्टर छोड़े थे, उसके ही 3-4 क्वेश्चन आ गए उसके पेपर में। अब जेई मेन में 8 पेपर होते हैं, फंस गया। तो ऐसा तो होता है ऐसा कभी कभी। तो माय पॉइंट इज कि मैथ्स में ना कोई भी चैप्टर को पूरा मत छोड़ो। अगर मान लो बिल्कुल लास्ट सिचुएशन है, मतलब अब क्रिटिकल सिचुएशन है, तो ठीक है, कम से कम 25% पार्ट चैप्टर का करके रखो। तो चैप्टर का 25% भी करके रखा ना, तो जेई मेन का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एडवांस थोड़ा मुश्किल है, पर जेई मेन का क्वेश्चन पॉसिबल है, और वो 4 मार्क का रहेगा। एक और चीज है, मैथ्स में एक फायदा ये है कि कभी भी चैप्टर का जो बेसिक्स होता है वो शुरू के 20-25% में ही रहता है। बाकी का जो 75% है वो डिराइव्ड है। तो अगर तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है तो तुम सिर्फ शुरू के 20% से बाकी की चीजें डिराइव कर सकते हो। अगर ऐसा तुम करते हो तो देन दिस विल हेल्पफुल इन एडवांस। तो द पोटेंशियल विल बी वेरी हाई। तो अगर ऐसा तुम कर पाते हो तो देन इट्स अ जेई एडवांस। तो इसलिए कभी भी ध्यान में रखो कि शुरू का 25% पार्ट अच्छा होना चाहिए, स्पेशली जेई में। और वो तुम्हें बोर्ड में भी हेल्प करेगा, बोर्ड और सीईटी में भी हेल्प करता है। तो वैसे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तुम्हारा पूरा सिलेबस हुए वाला है।
तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम होता है जो लास्ट के चैप्टर उड़ा देते हैं, ऐसा है ना। तो तुम्हारा तो पूरा मैथ्स का सिलेबस हुए वाला है, दूसरा ये बोनस तुम्हारा रिवीजन लेक्चर्स हो रहे हैं, तो सारा ही तो डबल कवर हो रहा है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं उन लोगों के लिए तो बोल ही रहा हूँ जिन लोगों ने, जिनको संभलने में टाइम लगा कि अपने को पढ़ना चाहिए लाइफ में, तो इसलिए। ओके, सो नेक्स्ट, तो हम लोग एपी जीपी, अब हार्मोनिक जो है वो उसका खुद का कुछ है नहीं, वो रेसिप्रोकल ऑफ एपी है, तो उसके टर्म्स रेसिप्रोकल ऑफ एपी है। नेक्स्ट, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों का मिला जुला है, एपी और जीपी का, तो एपी और जीपी का मिला जुला है। तो अब अपन पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इनके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स अपने को फॉलो करना है, मतलब इनकी पढ़ते कैसे, लिखते कैसे, इसकी अलजेब्रा कैसे काम करती है। तो नेक्स्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जो टर्म्स होते हैं उनका डिफरेंस कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो उसका जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। उसको लिखने का तरीका है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 से लेके an माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू d, एंड d इज नोन एज अ कॉमन डिफरेंस। आई एम नॉट श्योर ये डिफरेंस क्यों नहीं बोलता, कॉमन डिफरेंस क्यों बोलता है। ओके, तो d is known as a common difference। तो नेक्स्ट, तो स्टैंडर्ड एपी कैसी होगी, तो उसका फर्स्ट टर्म ये है, अगला टर्म डी ऐड कर दो, फिर अगले में डी ऐड कर दो, फिर अगले में डी ऐड कर दो, तो ऐसे करते करते इसका जनरल टर्म। तो अगेन मैं बोल रहा था जनरल टर्म कैसे लिखता है, तो देखो जनरल टर्म कैसे लिखता है। तो जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, जब फर्स्ट टर्म पे गया तो 0d, सेकंड पे गया तो 1d, और थर्ड पे गया तो 2d, फोर्थ पे गया तो 3d। मतलब मैं जिस पोजीशन पे जा रहा हूँ उसका एक कम आ रहा है, तो जिस पोजीशन पे जा रहा हूँ उसका एक कम आ रहा है, तो nth टर्म में क्या होगा, a plus n minus 1 into d, and this is the nth term, this is the nth term। नेक्स्ट, कभी भी एपी को पढ़ने के लिए दो चीजें चाहिए, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस। कभी भी एपी को पढ़ने के लिए दो टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म ये बताती है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, और कॉमन डिफरेंस बताता है कैसे बढ़ रहा है। फर्स्ट टर्म ये बताता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, और कॉमन डिफरेंस बताता है कि कैसे बढ़ रही है। नेक्स्ट, तो इसका जनरल टर्म लिख सकते हैं Tn a plus n minus 1 into d। यहाँ पे Tn मतलब nth टर्म है, a मतलब फर्स्ट टर्म है, d मतलब कॉमन डिफरेंस है, और n मतलब nth पोजीशन है। नेक्स्ट, तुम्हें कभी कभी ऐसा भी मिलेगा l is equal to a plus n minus 1 into d, तो l मतलब होता है लास्ट टर्म, तो वो nth टर्म ही है। मैं जनरली Tn यूज करता हूँ, तो t फॉर टर्म, n फॉर nth टर्म, ये जनरल नोटेशन है एक तरह का। तो Tn यानी nth टर्म। ओके, तो कभी भी एपी को समझने के लिए पहला टर्म चाहिए, और वो बढ़ कैसे रहा है ये चाहिए। नेक्स्ट है डी अगर पॉजिटिव है, तो यानी टर्म ऐड हो रही है, तो वो इंक्रीजिंग एपी होगी, तो हर टर्म बढ़ता जाएगा। डी अगर जीरो है तो हर टर्म सेम रहेगा, तो ये कांस्टेंट एपी होगी। डी अगर नेगेटिव है तो हर टर्म कम होता जाएगा, तो वो डिक्रीजिंग एपी होगी। फिर वो क्वेश्चंस वगैरह हैं तो तुम्हें वो नोट्स में देखने पड़ेंगे क्वेश्चंस वगैरह, है ना। नेक्स्ट है सम ऑफ n टर्म्स इन एपी, सम ऑफ n टर्म्स इन एपी, तो मतलब उन सारे टर्म्स का सम कितना होगा। तो फर्स्ट टर्म ए था, सेकंड टर्म a प्लस डी था, फिर a प्लस 2d था, ऐसे करते करते लास्ट में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था। तो इसका सम करना है, तो इसका सम करना है, इसका सम करना है, तो उसको लिखते हैं एस एन, एस फॉर सम, एन फॉर सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन, तो यानी एस फॉर सम, एन फॉर सम ऑफ एन टर्म्स। तो अब मैं अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 लिखा है उसका सम है, और मैं अगर इसको रिवर्स करके लिख दूं सम सेम ही रहेगा,
क्योंकि एडिशन इज अ कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो मैं इसको रिवर्स करके लिख सकता हूँ। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ऐसे करते करते लास्ट में a आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दो तो 2sn। अब देखो अप्रोच कैच करो, ये प्रूफ सिर्फ इसलिए नहीं है कि फॉर्मूला कैसे आया, ये प्रूफ सिर्फ इसलिए नहीं है कि फॉर्मूला कैसे आया। अब स्मार्टनेस क्या है, अप्रोच देखो उसने क्या दिमाग लगाया, रिवर्स करके एडिशन। अब ये चीज, ये अप्रोच है एक्चुअली। तो ये चीज है ना तुम्हें कई जगह दिखाई देगी, कभी कभी कैलकुलस में दिखाई देगा, कभी बाइनोमियल थ्योरम में दिखाई देगा, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को लेके, तो कभी कभी वो दिखाई देगा। तो वहां पे भी कभी कभी ऐसे अप्रोच काम करते हैं कि उसको रिवर्स करके लिख दिया। तो अपने को इस तरह से अप्रोच कैच करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल पहली ये हो गई रिवर्स करके लिखना। कभी कभी ऐसा होता है फर्स्ट और लास्ट को मिक्स कर दिया, सेकंड और सेकंड लास्ट को मिक्स कर दिया और टर्म्स छोटे होते चले गए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्स्ट सेकंड को मिक्स किया, सेकंड थर्ड को मिक्स किया, ऐसे इवन पेयर में मिक्स कर दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है पहले दूसरे को मिक्स किया कुछ आया, उसको तीसरे के साथ मिक्स किया कुछ आया, उसको चौथे के साथ मिक्स किया कुछ आया, तो ऐसे एक एक करके मिक्स करते गए और सिर्फ लास्ट में एक ही टर्म बची। तो दैट्स हाउ यू हैव टू कैच द अप्रोचेस। तो ये अप्रोचेस कैच करनी होती है। अभी ऐसा नहीं तुम पकड़ के बैठ जाए कि यार मैं तो इसी मेथड से सॉल्व करूंगा। सो माय पॉइंट कि प्रूफ सिर्फ ये नहीं है कि फॉर्मूला कैसे आया, प्रूफ एक्चुअली तुम्हें अप्रोच भी देता है। अब इसके अंदर एक रिमार्क भी निकल के आ जाता है, वो क्या कि अगर इनको ऐड करते हैं तो सबका एडिशन सेम आ रहा है, इन सबका एडिशन सेम आ रहा है। तो इससे रिमार्क निकल के आया कि अगर a1 a2 a3 से लेके an-1 an अगर ये AP में है तो फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम सेम आता है। तो यहाँ से एक रिमार्क निकल के आया कि आगे से जो टर्म होगा पीछे से उसी टर्म का सम सेम आएगा। तो ये सारा सम सेम आएगा। तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ऐसा n टाइम्स आ रहा होगा, ऐसा n टाइम्स आ रहा होगा। तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा n बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो कई बच्चे इस फॉर्मूले को ऐसे याद करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स, काफी बच्चे इस फॉर्मूले को ऐसे याद करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 into double of the first term plus number of term minus 1 into common difference. तो sum of n terms is equal to n by 2 into double of the first term plus n minus 1 into d. कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद करते हैं n by 2, ये 2a को a और a में तोड़ दिया तो एक a हो गया और एक l हो गया, तो sum of n terms, तो कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद करते हैं, sum of n terms is equal to n by 2 number of terms divided by 2 into first term plus last term, into first term plus last term. नेक्स्ट है कुछ ऐसे रिमार्क है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 into फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। नेक्स्ट सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर्स, फर्स्ट नेचुरल इवन नंबर्स, फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स, तो मतलब 2 4 6 8 ऐसा कर करके, तो ये 2n। तो नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ टर्म्स n है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, n into n plus 1। थर्ड फर्स्ट n ऑड नंबर्स, तो 1 3 5 7 डॉट 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 2n minus 1। यहाँ पे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑड नंबर 2n minus 1 भी होता है, 2n plus 1 भी होता है, तो कौन सा वाला लेना है। तो ऑलवेज चेक द फर्स्ट टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म चेक किया तो 2n minus 1 होगा। तो फर्स्ट टर्म अगर मान लो 3 से स्टार्ट होती ना तो 2n plus 1 होता। नेक्स्ट इसका सम कितना आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 into फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर। सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम होता है, यानी 1 स्क्वायर इज 1, तो 1 प्लस तो 1 is 1 square, 1 plus 3 is 2 square, 1 plus 3 plus 5 is equal to 3 square, 1 plus 3 plus 5 plus 7 is equal to 4 square, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 8 9 is a 5 square. So this is quite interesting कि
n square is the sum of first n odd numbers, odd natural numbers, odd natural numbers. फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स. नेक्स्ट है अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन को एवरेज भी बोलते हैं. तो स्टैटिस्टिक्स में कई बार मीन वर्ड यूज किया जाता है. तो मीन और एवरेज वो एक ही चीज है. मीन और एवरेज एक ही चीज है. तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन होती है सम ऑफ टर्म्स. अच्छा, ये टर्म्स एपी में हो ये जरूरी नहीं है. ये टर्म्स एपी में हो ये जरूरी नहीं है. तो अरिथमेटिक मीन होता है सम ऑफ एन टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. तो अरिथमेटिक मीन होता है a1 प्लस a2 से लेके an डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. तो अगर दो टर्म दे रखे तो उसका अरिथमेटिक मीन कितना होगा? सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. नेक्स्ट आता है इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू क्वांटिटीज. जेई मेन में मैंने इसके ज्यादा क्वेश्चन देखे नहीं, लेकिन हाँ एक दो पेपर में थे अरिथमेटिक मीन के. एक दो बस, 32 पेपर्स में से एक दो पेपर में था कुछ अरिथमेटिक. तो इसका फंडा क्या है? इसका फंडा है कि कोई दो नंबर दे रखे हैं और उसके बीच में नंबर्स डालो. अब वो नंबर्स में आर्बिट तो डाल नहीं सकता, कंस्टेंट है. क्या कंस्टेंट है? वो नंबर ऐसे डालने हैं, वो नंबर ऐसे डालने हैं कि रिजल्टेंट एपी आ जाए. वो नंबर ऐसे डालने हैं कि वो रिजल्टेंट एपी आ जाए. तो वो रिजल्टेंट एपी आ जाए तो ठीक है. पर एपी को पता करने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए. फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो काम हो जाएगा. कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो काम हो जाए. तो कॉमन डिफरेंस एक अननोन, एक इक्वेशन, एक कंडीशन. और कंडीशन है कि b इज द लास्ट टर्म. तो b इज द लास्ट टर्म. तो b इज द लास्ट टर्म. तो b इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस इसकी पोजीशन. अब इसकी पोजीशन कितनी होगी? ये n है 1, इसको भी ले लिया तो n प्लस 1 हो गया. तो इसकी पोजीशन हो गई n प्लस 2th, n प्लस 2th. तो पोजीशन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस. तो यहां से मुझे d मिल जाएगा b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1. तो फिर व्हाट इज a1? a1 हो जाएगा a प्लस डी. व्हाट इज a2? a प्लस 2d. ऐसे करते करते an हो जाएगा a प्लस nd a प्लस nd. तो a प्लस nd. तो इस तरह से सारे अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट हो जाएंगे. नेक्स्ट, अब इसमें एक रिजल्ट बनता है. इसमें रिजल्ट बनता है सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स. वो एन अरिथमेटिक मीन्स का सम मतलब सिग्मा ए आई. सिग्मा ए आई मतलब a1 प्लस a2 से लेके an. और व्हाट इज a1? a प्लस डी. व्हाट इज a2? a प्लस 2d. ऐसे करते करते an कितना हो जाएगा? a प्लस nd. a जो है वो n टाइम्स है तो इट इज na. और d कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n. ये अपने को पता है क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स होता है n इंटू एन माइनस 1/2. और अपने को d भी पता है. तो n इंटू एन माइनस 1/2 और d था अपना b माइनस ए अपॉन n प्लस 1. ये n प्लस 1 ये n प्लस 1 आएगा, सॉरी n प्लस 1 आएगा ये. तो n प्लस 1 कैंसिल हो गया. तो ये आ गया na प्लस n टाइम्स b माइनस ए बाय 2. na प्लस n टाइम्स b माइनस ए बाय 2. तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है n टाइम्स a प्लस b बाय 2 विच इज n ऑफ a. तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बना? तो यहाँ पे रिजल्ट बना sum of n arithmetic mean inserted between two quantities. Sum of n arithmetic means inserted between two quantity is equal to n times arithmetic mean of the two given quantities. n times arithmetic mean of the two quantities. तो यहाँ पर रिजल्ट क्या बना कि sum of n arithmetic mean inserted between two quantities is the n times arithmetic mean of the two given quantity. ठीक है, चलेगा. 5 मिनट का ब्रेक.
ओके, सो नेक्स्ट है रिमार्क्स, हाइलाइट्स। क्या हो रहा है? हाइलाइट्स। ओके, तो हाइलाइट्स, तो फर्स्ट पॉइंट, अगर A1, A2, A3, AN ये AP में है, ये AP में जिसका कॉमन डिफरेंस D है, तो अगर हर टर्म में कांस्टेंट ऐड करेंगे, अगर हर टर्म में कांस्टेंट ऐड करेंगे तब भी वो AP में ही रहेगी और कॉमन डिफरेंस D रहेगा। अगर हर टर्म में कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी वो AP में ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस D रहेगा। अगर हर टर्म में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो AP में ही रहेगा, KD। अगर हर टर्म को K से डिवाइड करेंगे कांस्टेंट से तब भी वो AP में रहेगा, यानी D/K। तो ये पहला रिमार्क है। आवाज आ रहा है ना? यस नो? यस सर। हाँ सर। ठीक है, चलिए, ठीक है। ओके, तो सेकंड पॉइंट है कि A1, A2, AN ये एक AP है जिसका कॉमन डिफरेंस D1 है। ये B1, B2, BN ये एक और AP है जिसका कॉमन डिफरेंस D2 है, जिसका कॉमन डिफरेंस D2 है। तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करते हैं, अगर इसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करेंगे तब भी वो AP में ही रहेगी। तो कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा D1 प्लस D2, D1 प्लस D2। और अगर हर टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी A1 माइनस B1, A2 माइनस B2 से लेके AN माइनस BN, तो हर टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी वो AP में रहेगी। कॉमन डिफरेंस, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, D1 माइनस D2 की D2 माइनस D1। अगर कभी कंफ्यूजन तो क्लियर करके लो। तो मैं जो बोल रहा ना कि सीरियसनेस होनी चाहिए, तो अब क्या होगा ना, अगर बच्चा सीरियस नहीं होगा ना तो ले ना जाने देना यार, जो होगा देखा जाएगा। तो वैसा नहीं चलता है ना, तो फिर तो वो वाकई में फिर देखा ही जाएगा फिर। तो क्या होता है ना कि अगर तुम श्योर हो तो देन मूव फॉरवर्ड, पर अगर तुम श्योर नहीं हो, तुम्हें किसी मोमेंट पे कंफ्यूजन आ गया तो उसको क्लियर करना जरूरी है। तो अब इसको क्लियर कैसे करेंगे? तो ठीक है, दोनों का डिफरेंस लेके देखते हैं। तो A2 माइनस B2 माइनस A1 प्लस B1, तो A2 माइनस A1 माइनस ऑफ B2 माइनस B1, तो A2 माइनस A1 इज D1 और B2 माइनस B1 इज D2, तो इट इज D1 माइनस D2। नहीं तो कंफ्यूजन ये भी रहता कि ये D2 माइनस D1 तो नहीं है कहीं, तो ये होगा D1 माइनस D2। अब आता है नेक्स्ट, तुम इसको और थोड़ा फास्ट करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे? तो अगर कभी फर्स्ट माइनस सेकंड है तो फिर D1 माइनस D2। अगर सपोज सेकंड माइनस फर्स्ट होता, यानी B1 माइनस A1 होता, अगर B1 माइनस A1 होता तो D2 माइनस D1 हो जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कभी 3 नंबर्स AP में अज्यूम करने हो, 3 नंबर्स आर इन AP, तो तुम कर सकते हो जैसे A1, A2, A3 आर इन AP, ऐसे भी कर सकते हो। पर क्या होता है ना, जितना नॉन यूनिफॉर्म होगा, जितना जनरल होगा, कंडीशन उतनी ज्यादा ढूंढनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी A1, A2, A3 में 3 अननोन है, तो यहाँ पे तुम्हें 3 अननोन, 3 इक्वेशन, 3 कंडीशन ढूंढनी पड़ेंगी। लेकिन इसी चीज को मैं ऐसे भी ले सकता था, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 2D। तो इसमें क्या होगा, A और D सिर्फ 2 ही रह जाएंगे, तो अब थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। तो अब इसको और इजी करने के लिए 3 टर्म्स मानेंगे, A प्लस D और A माइनस D। तो इसके पीछे रीजन है, वैसे तुम A प्लस D और A प्लस 2D भी मान सकते हो, कोई गलत नहीं है।
इसमें बल्कि ऐसा होगा कि a विल बी द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। लेकिन कभी कभी अपन a माइनस डी ए और a प्लस डी मानते हैं। उसका रीजन है कि तीनों को ऐड करने से a आएगा और d चला जाएगा। तो ऐड करने से क्या आएगा, a आएगा और d चला जाएगा, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। इक्वेशन में वेरिएबल का फिर इक्वेशन जल्दी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन तुम्हें एक चीज का ध्यान देना होगा, a is not the first term. a is not the first term. a minus d is the first term. तो इसके केस में a minus d is the first term and common difference d होगा। नेक्स्ट, अगर 4 टर्म अज्यूम करने तो a प्लस डी, आगे जाएंगे 2d ऐड कर दो, पीछे जाएंगे 2d सब्ट्रैक्ट कर दो, पीछे जाएंगे 2d सब्ट्रैक्ट कर दो। पर्पस क्या है कि इन सब का एडिशन करने से d चला जाएगा, a रह जाएगा। इन सब का एडिशन करने से d चला जाएगा और a रह जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म होगा a माइनस 3d, तो यू हैव टू केयरफुल। यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगा a माइनस 3d और कॉमन डिफरेंस होगा 2d। कॉमन डिफरेंस होगा 2d। और अगर कभी 5 नंबर अज्यूम करने, चांसेस बहुत कम है, पर कभी कभी क्या होता है ना, डिग्री 5 पॉलिनोमियल दे दी और कुछ कुछ पूछ लिया कि एपी में है, फिर कुछ कंडीशन लगा दी, तो फिर वहां पे थोड़ा सा यूज हो सकता है। तो ये आगे जाएंगे तो डी ऐड करेंगे, आगे जाएंगे डी ऐड करेंगे, पीछे जाएंगे डी सब्ट्रैक्ट करेंगे, आगे जाएंगे डी ऐड करेंगे, पीछे जाएंगे डी सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट है कि इसमें जो फर्स्ट टर्म होगा, तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो a माइनस 2d होगा और कॉमन डिफरेंस जो होगी वो d होगी। तो फर्स्ट टर्म a माइनस 2d होगा और कॉमन डिफरेंस d होगा। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, nth टर्म इज इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1। इसका AP से कोई लेना देना नहीं है, ये जनरल है। ये जनरल मतलब ये कोई भी आड़ी टेढ़ी सीक्वेंस पे भी काम करेगा, ये आड़ी टेढ़ी कोई भी सीक्वेंस पे काम करेगा। ये कॉमन सेंस वाला पॉइंट है। देखो कैसे, a1 a2 a3 से लेके an माइनस 1 और an, तो ये हो गए टर्म्स। a1 a2 a3 से लेके a, ये हो गए टर्म्स। तो फंडा क्या है कि अगर फंडा क्या है कि अगर मैं इन n टर्म्स का सम करता हूं तो वो आएगा sn, और n माइनस 1 टर्म्स का सम करता हूं तो वो आएगा sn माइनस 1, और दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, nth टर्म। तो n टर्म्स का सम माइनस n माइनस 1 टर्म्स का सम, वो बचेगा nth टर्म। तो ऐसे समझ लो कि 20 टर्म्स का सम और 19 टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 20th टर्म। तो वो बचेगा 20th टर्म, और वो जनरल है, वो एपी से ही रिलेटेड है ऐसा नहीं है, वो एपी का ही है ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, अगर a1 a2 a3 से लेके an माइनस 2 an माइनस 1 an ये एपी में है, ये एपी में है, तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म का सम सेम आएगा। तो फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, तो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड। तो आगे से जो टर्म होगा पीछे से वही डिस्टेंस पे जो टर्म होगा उसका सम सेम आएगा। एंड तो यानी a1 प्लस a2 इज इक्वल टू नहीं a1 प्लस an इज इक्वल टू a2 प्लस an माइनस 1 से लेके तो वो आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट है, अगर ABC AP में है तो B माइनस a इज इक्वल टू C माइनस B, मतलब 2B इक्वल टू A प्लस C। कभी भी जैसे ही उसने बोला ना कि 3 टर्म्स एपी में है, तो सबसे पहले ये दिमाग में आने का, अगर कभी भी बोला 3 टर्म्स एपी में, एबीसी एपी में है, तो 2b इक्वल टू a प्लस c, एंड कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, एंड कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, सॉरी, सो कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। नेक्स्ट है 7 पॉइंट, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो कहीं पे rth भी आएगा। और ये, तो अगर मैं आगे से देखूं तो ये rth टर्म है,
तो फिर पीछे से देखूंगा तो कौन सा टर्म है, तो देखते हैं। तो देखो ये अगर आर टर्म है तो बचे कितने हैं, एन माइनस आर, उसमें 1 ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा, तो एन माइनस आर प्लस 1। तो इसका मतलब है कि आगे से आर टर्म, तो फ्रॉम बिगनिंग, तो आगे से आर टर्म पीछे से एन माइनस आर प्लस 1 टर्म होगा। आगे से आर एच टर्म पीछे से एन माइनस आर प्लस 1 टर्म होगा। आगे से आर एच टर्म पीछे से एन माइनस आर प्लस 1 टर्म होगा। ठीक है, तो ये हो गया एपी का। क्वेश्चंस वगैरह तुम्हें देखने होंगे, नोट्स में देख लो, सब अच्छे क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, है ना। नेक्स्ट है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक अच्छी बात क्या है ना, इसकी जो थ्योरी है वो बिल्कुल पैरेलल वैसे ही चलेगी जैसे एपी में पढ़ी थी। तो इसकी थ्योरी बिल्कुल पैरेलल वैसे ही चलेगी जैसे एपी में पढ़ी थी। तो वही जनरल टर्म लिखना, फिर सम ऑफ एन टर्म्स लिखना, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, फिर हाइलाइट्स। हाँ ओके, तो इसका जो थ्योरी होगा ना बिल्कुल पैरेलल वैसे ही चलेगा जैसे एपी का चल रहा था। तो देखो, तो जीपी में कब होता है, तो A1 A2 A3 से लेके AN, ये जीपी में कब होगा, जब रेशियो ऑफ द next term to the previous term, next term to the previous term, next term to the previous term, next term to the previous term is constant and equal to R. तो A2 by A1 is equal to A3 by A2 is equal to, ये स्टैंडर्ड है कि भाई ऐसा ही होगा और ये अपने को फॉलो करना है इस रूल को लेते हुए। तो an upon an minus 1 is equal to R, and this R is known as a common ratio, and this R is known as a common ratio. तो स्टैंडर्ड जीपी कैसी दिखेगी, स्टैंडर्ड जीपी कैसी दिखेगी, तो स्टैंडर्ड जीपी दिखेगी उसका, कभी भी एपी, अगर एपी पता करनी है तो उसका पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस, उसका पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो उसी तरह से जीपी में भी उसका पहला टर्म और कॉमन रेशियो, उसका पहला टर्म और कॉमन रेशियो। नेक्स्ट इसका जनरल टर्म निकालते हैं। तो जब मैं फर्स्ट पोजीशन पे गया तो r is to 0, जब मैं सेकंड पे गया तो r is to 1, जब मैं थर्ड पे गया तो r स्क्वायर, तो जब मैं nth पोजीशन पे जाऊंगा तो एक कम हो जाएगा, तो a into r is to n minus 1, a into r is to n minus 1। तो जीपी का जनरल टर्म कितना हो गया, a into r is to n minus 1। यहाँ पर a is the first term, r is a common ratio, n is the nth position, n is the nth, tn is the nth term, tn is the nth term। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी मिलेगा l is equal to a into r is to n minus 1, तो कभी कभी तुम्हें ऐसा भी मिलेगा a into r is to n minus 1। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जीपी में कोई टर्म जीरो नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती, मान लो ये जीरो है, और तो अगर ये जीरो है तो अगर मुझे कॉमन रेशियो निकालना है तो 0 अपॉन ए आर और फिर ए आर प्लस 1 अपॉन 0, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो 0 अपॉन ए आर और ए आर प्लस 1 अपॉन 0, तो ये तो सब वियर्ड सिचुएशन हो गई। और तुम खुद भी सोच सकते हो ना, अगर ये जीरो होता तो इंटू आर करूंगा तो अगला भी जीरो हो जाएगा, इंटू आर जीरो, ये जीरो हो जाएगा। फिर कॉमन रेशियो 0 बाय 0, तो ये तो ब्लैक होल पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, है ना। तो बस अब ध्यान में ये रखो कि जीपी में कभी एक टर्म जीरो नहीं होता, और इस पर क्वेश्चन बनते हैं, मतलब स्टेप में फंसती है। कई बार लास्ट में एक्सेप्ट रिजेक्ट करना होता है ना, तो लास्ट में एक्सेप्ट रिजेक्ट करना होता है तो कई बार रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए कि जीपी का कोई एक टर्म जीरो हो रहा होता है, जीपी का कोई एक टर्म जीरो हो रहा होता है। नेक्स्ट, अगर r ग्रेटर देन 1 है तो इट इज इंक्रीजिंग जीपी, अगर r 1 है तो इट्स अ कांस्टेंट जीपी, और अगर r लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 है तो इट इज डिक्रीजिंग जीपी। नेक्स्ट, r नेगेटिव भी हो सकता है, r नेगेटिव भी हो सकता है, पर r जब नेगेटिव होगा ना तो ऑल्टरनेट साइन चल रहे होंगे। तो जैसे मान लो r है -2, r है -2, तो ये हो गया 2 -4 8 -16 32 -64,
तो ये क्या होगा, ऑल्टरनेट साइन चल रहे होंगे, ऑल्टरनेट साइन चल रहे होंगे। तो फिर ऑल्टरनेट साइन चल रहे होंगे, है ना। नेक्स्ट है, तो सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी। यहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रिक्स आएंगी, ये थोड़ा फंसेगा। तो देखो, तो इस पर ए आर स्क्वायर से लेके ए आर रेस टू एन माइनस वन, तो इसका सम करना है, तो उसको बोलेंगे सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी, तो एस एन। इसकी अप्रोच अलग है, इस बार अप्रोच थोड़ी अलग है, और इस बार अप्रोच है और इस बार अप्रोच है कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके आगे खिसका दो, एक एक टर्म शिफ्ट कर दो, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म शिफ्ट कर दो। तो ए को मल्टीप्लाई किया तो ए आर, ये ऐसे ए आर आ गया, फिर इसको किया तो ए आर स्क्वायर, तो ऐसे ये भी जाएगा ए आर क्यूब, तो ऐसे कभी ये भी जाएगा ए आर रेस टू एन, और इसके नीचे आ जाएगा ए आर रेस टू एन माइनस वन। तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म किसका दो, सब्ट्रैक्ट, तो 1 माइनस आर इंटू एस इज इक्वल टू, तो सब्ट्रैक्ट किया तो ये सब कैंसिल हो गया, तो ए माइनस ए आर रेस टू एन, तो एस इज इक्वल टू ए टाइम्स 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर। अब एक चीज पे ध्यान देना, एक चीज पे ध्यान देना, ये 1 माइनस आर नीचे गया, तो देखो कभी भी कोई ऊपर से नीचे जाता है ना, तो बोल के लेके जाना पड़ता है। अगर ऊपर से नीचे गया ना तो बोल के लेके जाना पड़ता है, पर अगर नीचे से ऊपर गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नीचे से ऊपर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ऊपर से नीचे गया तो दिक्कत है, तो तुम्हें बोल के लेके जाना पड़ेगा। सी मैथ्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यू हैव टू गो विद द लॉजिक, है ना। ये कोई कुछ कुछ होता है कि शाहरुख खान का मूवी तो है नहीं जहां लॉजिक काम ना करे, तो यू हैव टू गो विद द लॉजिक। तो होता क्या है कि अगर a बाई बी इक्वल टू सी लिखा है तो यू कैन राइट a इक्वल टू बी सी, बट अगर a इक्वल टू बी सी लिखा है तो उसको a बाई बी इक्वल टू सी, तो इसके लिए बोल के लिखना पड़ता है। तो देखो क्यों, अगर a बाई बी इक्वल टू सी है तो b डिनोमिनेटर में है, तो वो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में, तो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये ऑलरेडी पता है। तो मैथ्स में ये बहुत मैटर करता है कि जो चीज एक बार लिख दी, चीज उसके हिसाब से चलेगी। तुम खुद भी देख सकते हो, ये लिख के दिया और ये लिख के दिया, दोनों के अलग मतलब है, तो ये दोनों के अलग मतलब है, तो पहले क्या लिख के दिया ये मैटर करता है। तो अगर मान लो ये पहला वाला है तो b डिनोमिनेटर में है, तो ये अंडरस्टूड है कि b नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन दूसरे वाले में वो न्यूमरेटर में है और यहाँ भी जीरो हो सकता है, यहाँ भी जीरो हो सकता है, तो ये फर्क है। तो अगर वो नीचे है ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ऊपर है, मतलब उसको ऊपर से नीचे लेके जा रहे हैं, तो बोल के लेके जाना पड़ेगा, और इस बार बोलेंगे r इज नॉट इक्वल टू 1। तो फिर क्वेश्चन उठेगा, क्या r1 नहीं हो सकता, क्या r1 नहीं हो सकता, पर जीपी में r1 हो सकता है, पर जीपी में r1 हो सकता है, तो बताओ फिर जीपी में अगर r1 हो सकता है तो क्या, तो उसका क्या मतलब है। तो जीपी में r1 हो सकता है तो वहां पे क्या हो रहा होगा, तो ये अलग से लेना पड़ेगा, तो ए सारे ए हो रहे होंगे, दैट इज एन ए, तो ठीक है, r इज इक्वल टू 1 के लिए ये हो गया। नेक्स्ट है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर कभी मॉड r लेस देन 1 है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, और अगर कभी मॉड r लेस ग्रेटर देन 1 है, मॉड r ग्रेटर देन 1 है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। दोनों सेम ही है, बस माइनस का फर्क है, पर लिखने का तरीका आ रहा है, तो आई जस्ट फॉलो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो मॉड r लेस देन 1 है तो 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r, अगर मॉड r ग्रेटर देन 1 है तो r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ऐसे लिखो। नेक्स्ट, तो ये हो गया। अब एक नई चीज और आई, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो यार दिमाग तो बोलता है इनफाइनाइट टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करेंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा, पर एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा, एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा। तो ये इनफाइनाइट टर्म्स का सम जो है वो इनफाइनाइट नहीं आ रहा, तो फिर चल क्या रहा है, बोले वो किसी फाइनाइट क्वांटिटी की तरफ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल
तो e रेस टू x में अपन ने किया था 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 x को 1 रख दो तो e इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो क्या ना एक फीलिंग आती है कि यार इनफाइनाइट टर्म्स का सम तो इनफाइनाइट हो गया, पर ऐसा नहीं हो रहा। सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसकी वैल्यू तो 2.718 के आसपास ही है, मतलब इनफाइनाइट तो दूर की बात, उसने तो 100 क्या 10 भी क्रॉस नहीं किया। तो ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गया कि यार सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स एक फाइनाइट की तरफ जा रहा है। फिर उसके बाद तो एक अगली चीज है कि ये इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर, वो फिर एक अलग पॉइंट है। तो ये तो 10 भी क्रॉस नहीं कर पाया। तो जीपी में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि अगर mod r लेस देन 1 है तो इट इज अ कन्वर्जिंग सीरीज, इट्स अ कन्वर्जिंग सीरीज। और कन्वर्जिंग सीरीज का मतलब होता है कि उसका आखिरी टर्म 0 की तरफ जा रहा है, उसका आखिरी टर्म 0 की तरफ जा रहा है। 1 मिनट ना, मैं पानी पी लेता। ओके, तो mod r लेस देन 1 में क्या होता है, इट्स अ डिक्रीजिंग जीपी। डिक्रीजिंग का मतलब होता है उसका टर्म छोटा होता जा रहा है। सम कुछ और हो रहा होगा, टर्म छोटी होती जा रही है। तो कन्वर्जिंग सीरीज का मतलब है कि उसका आखिरी टर्म 0 की तरफ जा रहा है। और तुम खुद देख भी सकते हो ई की सीरीज में कभी 1/100 फैक्टोरियल आएगा। 100 फैक्टोरियल इज अ बिग, करोड़ ऑफ करोड़। तो 1/करोड़ ऑफ करोड़ या फिर 9000 करोड़, तो 1/9000 करोड़ यानी मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ 0, है ना। तो सोचो, ये तो अभी 1/1000 फैक्टोरियल भी जाएगा, ये 1/1 लाख फैक्टोरियल भी जाएगा। तो ये क्या होगा, ऑलमोस्ट 0, बट इट इज नॉट 0। इट इज ऑलमोस्ट 0 बट इट इज नॉट एग्जैक्ट 0। ये एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, ये ऑलमोस्ट 0। ऑलमोस्ट 0 का मतलब 0.000000000000000000001 और भी हो सकता था, पर टाइम खराब होता है इसलिए। तो मतलब बहुत ही छोटा नंबर होगा, बट इट इज नॉट 0। तो इसलिए क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग सीरीज में आखिरी टर्म इज टेंडिंग टू 0 बट द सम इज फाइनाइट। और वो सम कितना है, चलो वो भी देख लेते हैं। तो Sn इज इक्वल टू a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r। तो mod r लेस देन 1 है, n इंफिनिटी को जा रहा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन रेस टू इंफिनिटी 0 होगा, तो r रेस टू n 0 हो जाएगा। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होगा a अपॉन 1 minus r। जेई मेन में इसके कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो सम आ जाएगा फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। नेक्स्ट अपन जीपी की थ्योरी भी वैसे ही पढ़ रहे हैं जैसे एपी की पढ़ी थी, तो और पढ़ते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स रेज टू 1 बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर मान लो a1 a2 से लेके an दिया है, तो a1 इंटू a2 इंटू an रेज टू 1 बाय n। तो अगर दो नंबर दिए हैं तो ज्योमेट्रिक मीन होगा रूट ab। अगर दो नंबर दिए हैं तो ज्योमेट्रिक मीन होगा रूट ab। नेक्स्ट है कि अगर कोई दो क्वांटिटी दी है, अगर कोई दो क्वांटिटी दी है तो उसके बीच में n ज्योमेट्रिक मीन डालने हैं। तो g1 g2 से लेके gn, g1 g2 से लेके gn। तो अगर कोई दो क्वांटिटी दी है तो उसके बीच में n ज्योमेट्रिक मीन डालने हैं। डालने मतलब कि द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज जीपी।
the resultant sequence is GP. The resultant sequence is GP. The resultant sequence is GP. तो ठीक है, तो बताओ G1 कितना है, G2 कितना है, Gn कितना है। तो उसके लिए तो मुझे कॉमन रेशियो लगेगा। कॉमन रेशियो, एक अननोन, एक इक्वेशन, एक कंडीशन। तो कंडीशन ये है कि b इज द लास्ट टर्म और b की पोजीशन है ये n है, ये एक और ऐड कर दिया n+1, तो b की पोजीशन हो गया n+2। तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो रेस टू पोजीशन -1। तो यहां से b इक्वल टू a इंटू r रेस टू n+1, तो r आ जाएगा b बाय a रेस टू 1/n+1। तो r आ जाएगा b बाय a रेस टू n+1। तो r आ जाएगा b बाय a रेस टू 1/n+। तो यहां से r आ गया, तो G1 कितना होगा AR, G2 कितना होगा AR स्क्वायर। ऐसे करते करते Gn भी आ जाएगा AR रेस टू n, और r अपने पास है b बाय a रेस टू +1। ठीक है, अब आता है इसमें एक रिजल्ट भी है। रिजल्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स, मतलब रिजल्ट है पाई जी आई। पाई जी आई मतलब G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू Gn, और G1 कितना था AR, G2 कितना था AR स्क्वायर, Gn कितना है AR रेस टू n। तो a n टाइम्स, तो AR a रेस टू n, और r की पावर ऐड हो जाएगी 1 + 2 + 3 से लेके n। तो a रेस टू n इंटू r रेस टू, और इसका सम अपने को पता है n इंटू n+1/2। तो a रेस टू n और r अपने को पता है b बाय a रेस टू 1/n+1, और ये लिखा हुआ है n इंटू n+1/2। काटा पीटी करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है a रेस टू n/2 b रेस टू n/2। तो एक्चुअली ये आता है रूट a b रेस टू n, ये आता है g रेस टू n, ये आएगा g रेस टू n। तो रिजल्ट क्या बना, रिजल्ट बना प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड बिटवीन टू क्वांटिटी इज इक्वल टू nth पावर ऑफ geometric mean of the two quantity, nth power of geometric mean of the two quantity। तो रिजल्ट क्या बना, प्रोडक्ट ऑफ द n geometric mean inserted between two quantities is equal to nth power of geometric mean of the two quantity AB, nth power of the geometric mean of the two quantity AB। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक। तेरे, अरे यार
ओके, सो नेक्स्ट है रिमार्क्स। तो नेक्स्ट है रिमार्क्स हाईलाइट। तो जैसे अपन ने एपी में पढ़ा था वैसे ही। तो फर्स्ट पॉइंट, अगर A1 A2 से लेके AN ये जीपी में है जिसका कॉमन रेशियो R है, अगर हर टर्म को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जीपी में रहेगी कॉमन रेशियो R। हर टर्म को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो वो भी जीपी में रहेगी कॉमन रेशियो R। नेक्स्ट, अगर A1 A2 से लेके AN ये एक जीपी में जिसका कॉमन रेशियो R1 है, B1 B2 से लेके BN है उसका कॉमन रेशियो R2 है, अगर करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो वो जीपी में ही होगी। तो A1 B1 A2 B2 से लेके AN BN तो वो जीपी में होगी और कॉमन रेशियो होगा R1 इंटू R2। अगर करस्पॉन्डिंग टर्म्स को डिवाइड करेंगे तब भी वो जीपी में रहेगी एंड कॉमन रेशियो इज R1 बाय R2। कॉमन रेशियो इज R1 बाय R2। नेक्स्ट, अगर कभी 3 टर्म्स अज्यूम करने पड़े जीपी में तो तुम अज्यूम कर सकते हो A बाय R। इसके पीछे रीजन है कि अगर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो A क्यूब आएगा, R चला जाएगा। तो सोच के देखो, अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उस क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 रूट्स दे रखे हैं तो मैं उस पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा सकता हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाते ही R कैंसिल हो जाएगा, तो ये जीपी में। पर एक चीज ध्यान देना, यहाँ A फर्स्ट टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म A बाय R है और कॉमन रेशियो R है। अगर कभी 4 टर्म अज्यूम करने तो AR आगे जाएंगे तो R स्क्वायर से मल्टीप्लाई, पीछे जाएंगे तो R स्क्वायर से डिवाइड, पीछे जाएंगे तो R स्क्वायर से डिवाइड। तो ये जीपी में अज्यूम करेंगे सो दैट कि अगर मल्टीप्लाई किया तो R कैंसिल हो जाए, सो दैट कि मल्टीप्लाई किया तो R कैंसिल हो जाए। नेक्स्ट है तो अगर 5 अज्यूम करने हो तो A आगे गए तो AR स्क्वायर, पीछे गए तो A बाय R और A बाय R स्क्वायर। पर ध्यान देना फर्स्ट टर्म A बाय R स्क्वायर है, कॉमन रेशियो R है, और जब 4 टर्म थे तो फर्स्ट टर्म A बाय R क्यूब है, कॉमन रेशियो R स्क्वायर है। यू हैव टू वेरी केयरफुल अगर कभी ऐसा फंसा, क्योंकि वो गलती होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के दिमाग में बैठा होता है A इज अ फर्स्ट टर्म, R इज अ कॉमन रेशियो, क्योंकि हमने बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होती है तो वो हमारे दिमाग में बैठा होता है। तो हमने बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होती है तो वो हमारे दिमाग में बैठा होता है, और इस तरह के क्वेश्चंस रेयर है तो वो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अगर एबीसी जीपी में है तो अगर एबीसी जीपी में है तो बी बाई इक्वल टू सी बाई बी, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC एंड कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। कन्वर्स इज आल्सो ट्रू कि अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC है, अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC है तो एबीसी जीपी में होगा, एबीसी जीपी में होगा। और एक और चीज, चलो नहीं तो डायरेक्ट ही देख लो, कभी भी ना अगर A1 A2 से लेके A1 A2 से लेके AN अगर ये जीपी में है तो इसकी लॉग यानी ln A1 ln A2 से लेके ln AN वो एपी में होता है। तो जीपी के टर्म्स का लॉग एपी में होता है, जीपी के टर्म्स का लॉग एपी में होता है। नेक्स्ट है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज प्रोग्रेशन। ये क्या है? ये है एजीपी। तो एजीपी क्या बताती है कि टर्म्स एपी में भी होंगे जीपी में भी होंगे। तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि टर्म एपी में भी हो और जीपी में भी हो। तो ये कैसे पॉसिबल है कि टर्म एपी में भी हो और जीपी में भी हो? तो देखो, तो ये है 1 2x 3x स्क्वायर 4x क्यूब, ऐसे करते करते। तो इसमें फंडा क्या है कि 1 2 3 4 ये हो गया एपी में, और 1x x स्क्वायर x क्यूब ये हो गया जीपी में। तो सोचो अगर तुम इसका जनरल टर्म लिखना चाहो तो क्या होगा? तो देखो
1 2 3 4 यानी n, यहाँ आ गया x⁻0 x⁻1 x स्क्वायर, तो x⁻n-1, तो इसका जनरल टर्म हो जाएगा n इंटू x⁻n-1, n इंटू x⁻n-1। तो अब इसको बिल्कुल ही जनरल करके लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म है a, तो अगला टर्म होगा AP भी चाहिए और GP भी चाहिए। तो AP में क्या होता है, ऐड होता है, GP में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a प्लस डी आर। तो अगला AP में a प्लस 2d आर स्क्वायर। तो सोचो उसका nth टर्म क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, वही AP का जनरल टर्म, r⁻n-1 GP का जनरल टर्म, GP का जनरल टर्म। तो देखो ये हो गया AP में, फिर ये हो गया GP में, तो इसलिए इसको बोलते हैं AGP। नेक्स्ट इसका सम निकालना है, तो इसका सम निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, इसकी अप्रोच है कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके आगे खिसका दो, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके आगे खिसका दो। तो ऐसे कर करके, तो कभी ये लास्ट टर्म भी मल्टीप्लाई होकर आगे खिसकेगा, तो a प्लस n-1 इंटू डी इंटू r⁻n। तो ये वो जीपी वाली अप्रोच है, जीपी वाली अप्रोच है। जीपी ने बोला था कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके आगे खिसका दो, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके आगे खिसका दो। ओके तो सबट्रैक्ट करेंगे, तो 1 माइनस आर इंटू एस इज इक्वल टू, तो सबट्रैक्ट किया तो ए, ये आएगा डी आर स्क्वायर। अच्छा, फॉर्मूला इज नॉट इम्पोर्टेंट, द अप्रोच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों? देखो फॉर्मूला तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम याद करो, क्योंकि वो फॉर्मूले में बहुत लेंदी है, मिस्टेक होने के चांसेस हैं। एक साइन का मिस्टेक, पावर का मिस्टेक, पूरा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। और तुम्हारे पास रटने के लिए पीरियोडिक टेबल है भाई, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई फॉर्मूला तो मत ही रटो। अगर तुम्हें रट जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इट्स गुड एक्चुअली, पर वो आएगा गारंटी नहीं है। फिर उसको दिमाग में रखने से अच्छा है कि पीरियोडिक टेबल के 10 एलिमेंट और याद कर लो, तो वो ज्यादा अच्छा है, वो पुड़ता है फिर, है ना। तो नेक्स्ट, तो डी आर स्क्वायर डी आर क्यूब से लेके dr⁻n-1, और ये लास्ट वाला माइनस अकेले में आएगा, तो माइनस a प्लस n-1 इंटू डी इंटू r⁻n। अब एक चीज का ध्यान देना, अगर ये टोटल देखा जाए तो n+1 टर्म है, क्योंकि ये एक आगे खिसक गया था, तो टोटल n+1 टर्म है। पर मुझे लेने सिर्फ ये, क्योंकि इसमें एक पैटर्न आ रहा है, और वो पैटर्न है कि ये जीपी में है। वो जीपी जिसका फर्स्ट टर्म डी आर है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कॉमन रेशियो आर है, तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को निकालने पड़ेंगे। तो सारे टर्म्स थे n+1, तो 2 चले गए, तो ये हो जाएंगे n-1 टर्म्स। तो ये n-1 टर्म्स है, तो ये n-1 टर्म्स है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस आर इंटू एस इज इक्वल टू a प्लस फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो रेज टू नंबर ऑफ टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो रेज टू नंबर ऑफ टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, और वो लास्ट में जो बचा हुआ था a प्लस n-1 इंटू डी इंटू r रेज टू n माइनस n, r रेज टू n, r रेज टू n। फिर 1 माइनस r से डिवाइड कर दो, तो 1 माइनस r से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया फॉर्मूला। अब इस इतने बड़े फॉर्मूले को याद करने के लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अननेसेसरी तुम्हें देखो ना, यहाँ पर ही गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा, इधर r⁻n-1 इधर r⁻n है, एक n इधर उधर हो गया गड़बड़। तो बस अप्रोच ध्यान में रखो, एंड व्हाट इज द अप्रोच, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके आगे खिसकाओ, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके आगे खिसकाओ एंड देन सबट्रैक्ट, बस इतना ध्यान में रखो। नेक्स्ट, अब इसको और खींचते हैं,
और खींचते मतलब कन्वर्जिंग सीरीज। और कन्वर्जिंग सीरीज कब आएगी? कन्वर्जिंग जीपी, मतलब मॉड आर लेस देन 1। तो मॉड आर लेस देन 1 n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो मॉड आर लेस देन रेस टू n कितना हो जाएगा? तो r रेस टू n कितना हो जाएगा? 0। तो फिर सम कितना? इंफिनिटी। तो और ये जाएगा a अपॉन 1 माइनस r माइनस नहीं प्लस 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 dr अपॉन 1 माइनस r का स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला। ये याद करना चाहो तो कर सकते हो, पर जरूरत नहीं है। देखो क्यों? अगर सपोज मान लो क्वेश्चन है, अगर सपोज मान लो क्वेश्चन है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये अपने को पता चल चुका है जीपी है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके आगे खिसका दो, सबट्रैक्ट। तो 1 माइनस एक्स इंटू एस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो जीपी का ये जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, कॉमन रेशियो x है, तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, s इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। तो मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये लिखी है 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 2, ये अपना बाइनोमियल थ्योरम का लास्ट टॉपिक, बाइनोमियल थ्योरम का लास्ट टॉपिक है, उसका ही एक्सपेंशन है ये। तो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि बाइनोमियल थ्योरम में हमने इसका एक्सपेंशन सीखा है और सीक्वेंस सीरीज में हमने इसका सीरीज का सम सीखा है। तो ऐसा चल रहा है, ठीक है। अब वो तुम्हारी स्मार्टनेस पे है कि तुम इस तरह से चैप्टर्स को कोरिलेट कर पाते हो कि नहीं। कर पाते हो तो क्वेश्चंस और अच्छे सॉल्व होंगे, ठीक है। सो बाकी का कल कंटिन्यू करते हैं, कल फ्राइडे है तो अपना सैटरडे तक सीक्वेंस सीरीज, कल सीक्वेंस सीरीज होपफुली खत्म हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, कल सीक्वेंस सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो सैटरडे तक अपना शायद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। एंड नहीं हुआ तो ट्यूसडे को तो हो ही जाएगा, और नेक्स्ट वीक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चालू हो जाएगी, नेक्स्ट वीक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चालू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अभी 6 तारीख को तुम्हारा फुल पोर्शन टेस्ट है, एक्सीलेंस बैच, एक्सीलेंस 2021 12th वाले, तो उनका जेई मेन फुल पोर्शन टेस्ट है। एंड नेक्स्ट रिवीजन, ये मैं सारा कवर कर रहा हूँ और इसको टाइम लगता है, ऐसे उड़ा नहीं सकता मैं। तुम अगर नोट्स भी देखोगे ना अपने, तो ईच एंड एवरी पॉइंट कवर हो रहा है, उड़ाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन मुझे पता है कि ये रिवीजन तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, पर लेकिन बहुत इफेक्टिव होगा, तुम्हें वो सारी एग्जाम्स में बेनिफिट देगा, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू टू ऑल, एंजॉय योर डे।